नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी वार्तालाप। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और इसका परिकेंद्र O है। तब बताइए बीओसी का मान क्या होगा। तब बताइए बीओसी का मान क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना भी लेते हैं। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना भी लेते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश की, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश की। दोस्तों ये जो त्रिभुज है मैंने इसका नाम रख दिया एबीसी, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और उसका परिकेंद्र ए है, ओ है, उसका परिकेंद्र ओ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लीजिए दोस्तों ये जो समबाहु त्रिभुज इसका परिकेंद्र यहाँ पर है, उसका परिकेंद्र यहाँ पर है, ठीक है। दोस्तों ये जो है इसका परिकेंद्र है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए परिकेंद्र किसे कहते हैं? कहोगे देखिए त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। मतलब इस बिंदु पर इस स्थान पर तीनों लंब समद्विभाजक मिल रहे थे। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भैया परिकेंद्र एक ऐसा केंद्र होता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों परिकेंद्र जो होता है वास्तव में परिवृत्त का एक केंद्र होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो परिकेंद्र है वास्तव में परिवृत्त का एक केंद्र है। क्या है? परिवृत्त का एक केंद्र। तो मैंने परिवृत्त भी बना लिया, क्योंकि ये जो केंद्र है वास्तव में परिवृत्त का एक केंद्र है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने परिवृत्त यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर मैंने परिवृत्त को बना लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि बताइए बीओसी का मान क्या होगा। बीओसी त्रिभुज का मान क्या होगा? क्या कहा है? बीओसी त्रिभुज का मान क्या होगा? मतलब कहोगे मतलब हमसे इस कोण का मान पूछ रहे हैं, हमसे इस कोण का मान पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए बीओसी का मान क्या होगा, मतलब इस कोण का मान हमसे पूछ रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तो मैं कह सकता हूँ कि एबीसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। मतलब ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री है और ये वाला कोण भी हमारा 60 डिग्री है, ये वाला भी कोण हमारा 60 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये क्या है कहोगे? ये देखा जाए, ये क्या है कहोगे? ये देखा जाए तो इस परिवृत्त का केंद्र है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों बीसी क्या है कहोगे? बीसी एक जीवा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस जीवा द्वारा वृत्त पर एक कोण बनाया गया है और इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर भी एक कोण बनाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको ये बात भली भांति पता होगा कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना जो कोण होता है वृत्त पर बने के कोण का दुगना होता है। दोस्तों आपको ये बात भली भांति पता होगा कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। अगर दोस्तों इस जीवा द्वारा वृत्त पर 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इसी जीवा द्वारा वृत्त पर 120 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। क्या? 120 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब अगर इस वृत्त की जीवा द्वारा इस वृत्त पर 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों आपको मैंने अंतः केंद्र के बारे में बताया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको अंतः केंद्र के बारे में पता होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए अंतः केंद्र किसे कहते हैं? कहोगे देखिए त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों अंतः केंद्र के बारे में तो आपको पता है, लेकिन अंतः केंद्र के और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। आइए उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अंतः केंद्र के बारे में कुछ और जानकारियां लिखी गई हैं, उन्हीं को हम
पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। लिखा है कि अंतः केंद्र, दोस्तों कहा जा रहा है कि अंतः केंद्र एक इकलौता ऐसा केंद्र होता है, कहा जा रहा है कि अंतः केंद्र एक इकलौता ऐसा केंद्र होता है जिससे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। ठीक है, कह रहा है अंतःवृत्त जो होता है त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। आगे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है तथा परिमाप एस है तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, मतलब त्रिभुज के अंदर जो वृत्त स्थित होगा उसकी जो त्रिज्या होगी वो ए बटा एस होगा, मतलब क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों जैसे दोस्तों ठीक है, जैसे दोस्तों ये एक त्रिभुज है, जैसे दोस्तों मान लीजिए एक त्रिभुज है और इसका नाम एबीसी है। ठीक दोस्तों, ये एक त्रिभुज है और इसका नाम मान लीजिए एबीसी है। ठीक है, एबीसी है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये त्रिभुज हमारा एबीसी है, अगर ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं? कहोगे त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का ये जो त्रिभुज है इसका अंतः केंद्र ये है। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का अंतः केंद्र ये है। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का अंतः केंद्र ये है। ठीक है, अगर दोस्तों इस त्रिभुज का अंतः केंद्र ये है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर इस त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक आकर मिल रहे थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ये जो अंतः केंद्र है, दोस्तों ये जो अंतः केंद्र है वास्तव में एक ऐसा, दोस्तों ये जो अंतः केंद्र है वास्तव में ये एक ऐसा केंद्र होता है जहां से इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। मतलब अगर इस केंद्र से इस वाली भुजा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है, इस वाली भुजा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो इसी केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी भी 8 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार इसी केंद्र से इस भुजा की भी दूरी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक दोस्तों, ये जो परिकेंद्र होता है ये एक ऐसा केंद्र होता है जहां से त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। मतलब यहाँ से अगर यहाँ इस वाली भुजा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से इस वाली भुजा की लंबवत दूरी भी 8 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से इस वाली भुजा की भी लंबवत दूरी r सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, अगर अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक वृत्त खींचूं, अगर दोस्तों मैं अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक वृत्त बनाऊं, इसे केंद्र मानकर एक वृत्त बनाऊं, तो वो वृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा। वो वृत्त दोस्तों कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, वो वृत्त दोस्तों कुछ इस प्रकार बनेगा। क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो वृत्त बन के तैयार होगा, इसी को हम कहेंगे अंतःवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतःवृत्त कहेंगे। दोस्तों ये जो वृत्त बन के तैयार होगा, इसी को हम अंतःवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतःवृत्त कहेंगे। इसको दोस्तों हम अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों
मैं अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर इसे केंद्र मानकर एक वृत्त बनाऊं तो वो वृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा और तीनों भुजाओं को वो टच करता हुआ गुजरेगा। तीनों मतलब इस वाली भुजा को भी टच करेगा, इस वाली भुजा को भी टच करेगा और इस वाली भुजा को भी टच करेगा। जो दोस्तों वृत्त बन के तैयार होगा उसे हम कहेंगे अंतःवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतःवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अंतःवृत्त कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो वृत्त है, जैसा कि दोस्तों अंतःवृत्त के नाम से ही पता चल रहा है कि जो वृत्त है वो अंदर स्थित है किसी चीज के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया जो अंतःवृत्त होता है वो वास्तव में त्रिभुज के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु को आपने केंद्र मानकर ही तो वृत्त खींचा है कहोगे? हाँ। दोस्तों इस बिंदु को आपने केंद्र मानकर ही तो वृत्त खींचा है कहोगे? हाँ। दोस्तों इस बिंदु को हम कहेंगे अंतः केंद्र। इसी बिंदु को तो कहते हैं अंतः केंद्र कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, जो वृत्त बना है उसे अंतःवृत्त कहेंगे और इस बिंदु को आपको पता है कि अंतः केंद्र कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहां से, इस केंद्र से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? दोस्तों इसी प्रकार आप मुझे बताइए, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है कहलाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी त्रिज्या को दोस्तों हम कहते हैं अंतः त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है कहोगे? त्रिज्या कहलाती है। दोस्तों त्रिज्या तो कहलाती है, लेकिन हम यहां पर कहेंगे अंतः त्रिज्या। क्या कहेंगे? अंतः त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या तो हम कहते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों हम अंतः त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतः त्रिज्या कहेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अंतःवृत्त किसे कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अंतःवृत्त किसे कहते हैं और अंतः त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या होगी, ये जो वृत्त है दोस्तों, ये जो अंतःवृत्त है दोस्तों, इसकी जो त्रिज्या होगी वास्तव में, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और इसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप s है, तो इस वाले अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी a/s होगी। मतलब क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अगर दोस्तों आपको किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अगर दोस्तों आपको किसी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो आपको हमेशा ये सूत्र ध्यान रखना है कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो a/s होगी, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और अर्ध परिमाप s है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन दोस्तों ये कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज की भी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि आखिर कैसे अंतःवृत्त की त्रिज्या a/s होगी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और अर्ध परिमाप s है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें दोस्तों प्रूव करना है कि किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी a/s होगा। यही तो प्रूव करना है कहोगे? हाँ, इसी चीज को हमें प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कहोगे? ये तो अंतः केंद्र है। क्या है? अंतः केंद्र है। ठीक है दोस्तों, अगर अंतः केंद्र है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं शीर्ष से एक रेखा खींच रहा हूं और अंतः केंद्र से होकर जा रही है, तो वो रेखा क्या कहलाएगी कहोगे? वो रेखा तो कोण समद्विभाजक वाली रेखा कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने यहां से एक रेखा खींच दिया, तो ये रेखा हमारी कोण समद्विभाजक है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं शीर्ष से भी खींचता हूँ एक रेखा ऐसे, तो ये भी रेखा हमारी कोण समद्विभाजक कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर यहाँ से ऐसे मैं रेखा खींचता हूँ और अंतः केंद्र से मिला देता हूँ, तो ये रेखा भी हमारा कोण समद्विभाजक वाली रेखा कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं शीर्ष ए से ऐसे रेखा खींचकर अंतः केंद्र से, अगर दोस्तों मैं शीर्ष ए से रेखा खींचूं और वो अंतः केंद्र से होकर जाए या अंतः केंद्र तक जाए, तो वो रेखा क्या कहलाएगी कहोगे? या कोण समद्विभाजक कहलाएगी। मतलब ये हमारी कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, ये भी कोण समद्विभाजक वाली रेखा है और ये भी हमारी कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो त्रिभुज है ABC, मान लीजिए ये जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है ये सेंटीमीटर है, और ये वाली जो भुजा है 20 सेंटीमीटर है,
और ये वाली जो भुजा है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आप इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों इस वाले त्रिभुज को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे देखिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार देखा जाए तो ए है और ऊंचाई देखा जाए तो आर है। मैंने कहा ठीक है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए, कहोगे देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। आधार देखा जाए तो बी है और ऊंचाई देखा जाए तो आर है। मैंने कहा ठीक है। तो गया इसी प्रकार दोस्तों मुझे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए, कहोगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा सी है, ऊंचाई हमारा आर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। अगर दोस्तों मैं तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देता हूं तो मुझे वास्तव में एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। क्या, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। किसका एरिया मिलेगा, कहोगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिलेगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिलेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब मुझे क्षेत्रफल किसका मिलेगा, कहोगे एबीसी का। मैंने मान लिया भैया एबीसी का क्षेत्रफल ए है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब ए बराबर इतना मिलेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ से अगर दोस्तों मैं यहाँ से आर कॉमन ले लेता हूँ, आर कॉमन ले लेता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ से आर कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मिलेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यही तो मिलेगा, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है S बराबर, दोस्तों आपको पता है कि अर्ध परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2 होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी होगा और इसका आधा जो होता है, तीनों भुजाओं का जो आधा होता है वास्तव में वो अर्ध परिमाप होता है। मतलब S बराबर जो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है अगर भुजाएं ए बी सी है किसी त्रिभुज की, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लिखा है तो ये वास्तव में क्या है, कहोगे अर्ध परिमाप है। तो क्या मैं इसकी जगह S लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर S लिख देता हूँ तो ये बराबर मुझे मिल जाएगा R अपॉन S मिल जाएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और मैं R की वैल्यू अगर निकालता हूँ, R की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा a अपॉन S, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ये क्या था, कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल था। S क्या था, कहोगे अर्ध परिमाप था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्या था, अर्ध परिमाप था। क्या था दोस्तों, अर्ध परिमाप था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए R क्या था, कहोगे R देखा जाए तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या थी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए R क्या है, कहोगे R देखा जाए तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल a था और अर्ध परिमाप S था तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या निकल कर आई, कहोगे a अपॉन S निकल कर आई, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसी को हम एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और अर्ध परिमाप हमारा S है तो उस त्रिभुज के अंदर स्थित अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी a अपॉन S होगी। क्या होगी, a अपॉन S होगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के अंतः त्रिज्या, त्रिभुज एबीसी का अंतः त्रिज्या √5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है तथा क्षेत्रफल 12 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कह रहा है कि जो भुजा ए बी है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, एसी की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। तो बताइए भुजा बीसी का माप क्या होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। भुजा बीसी का माप क्या होगा। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है। वास्तव में यहाँ पर आकृति का कोई फायदा यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। आकृति जो बनाकर दिया गया है उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है जिसमें एक भुजा की लंबाई हमें 7 दिया है, एक भुजा की लंबाई हमें 9 दिया है और तीसरी भुजा जो है उसकी लंबाई पूछा जा रहा है। दोस्तों हमारे सामने एक आकृति बनाकर दी गई है एबीसी त्रिभुज। दोस्तों हमारे सामने एक त्रिभुज बनाकर दिखाया गया है एबीसी त्रिभुज, उसकी एक भुजा 7 है, उसकी एक भुजा 9 है और तीसरी भुजा हमसे पूछी जा रही है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस
दोस्तों इस त्रिभुज का अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है दोस्तों, इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें दिया है √5 सेंटीमीटर दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर एबीसी एक त्रिभुज है, अगर दोस्तों एबीसी एक त्रिभुज है, तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज की अंतः, दोस्तों अगर एबीसी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और इसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है s है, तो आप मुझे बताइए इसी त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कहोगे देखिए इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी r, इस त्रिभुज की जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी a/s होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आपको पता है a क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और s क्या है, अर्ध परिमाप है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब तीनों भुजाओं का योग का आधा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों r की जो वैल्यू, दोस्तों त्रिज्या, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो √5 सेंटीमीटर दिया है, तो मैंने √5 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है। क्षेत्रफल दिया है 12 √5 सेंटीमीटर। हाँ कि ना कहोगे हाँ, तो मैंने लिख दिया। ठीक है। अपॉन अर्ध परिमाप है 12 √5 से √5 कैंसिल। अगर मैं s बराबर निकालता हूं, अर्ध परिमाप निकालता हूं, तो अर्ध परिमाप आएगा 12। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है अर्ध परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का आधा होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब तीनों भुजाओं का जो योग, मतलब तीनों भुजाओं का आधा जो है, तीनों भुजाओं की योग का आधा 12 है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों भुजाओं का योग का आधा 12 है, तो तीनों भुजाओं का योग वास्तव में कितना था। कहोगे 12 का दुगुना कर दीजिए, तीनों भुजाओं का योग मिल जाएगा। तो मैंने 12 का दुगुना कर दिया तो आ गया 24। मतलब तीनों भुजाओं का योग क्या था, कहोगे 24 था। ठीक है दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग 24 है। तीनों भुजाओं का दोस्तों इस वाली और इस भुजा का योग 24 है, जिसमें से इन दोनों भुजाओं का योग 16 है। तो मैं कह सकता हूँ कि तीसरी जो भुजा है वो वास्तव में 8 सेंटीमीटर है। क्या है, 8 सेंटीमीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा, आसानी से समझ में। दोस्तों आपको क्षेत्रफल दे देगा और अर्ध परिमाप दे देगा और त्रिज्या भी, अर्धवृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर 90 डिग्री है। कह रहा है कि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है, PR बराबर 26 सेंटीमीटर है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या मान क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR और वो वास्तव में त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि PQR बराबर 90 डिग्री दिया है। हाँ कि ना। तो दोस्तों मैं यहाँ पर भी दोस्तों वैसे हमें कोई काम नहीं है त्रिभुज बनाने का, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि भैया PQR एक समकोण त्रिभुज, दोस्तों कह रहा है कि PQR एक त्रिभुज है। ठीक है, अभी तो हमें फिलहाल पता नहीं है कि वो कौन सा त्रिभुज है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि PQR बराबर कोण PQR बराबर 90 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही बात दोस्तों इसी चीज को हम देखकर समझ जाएंगे कि भैया PQR जो है एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहा है Q जो है 90 डिग्री का, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका नाम मान लेते हैं P है, इसका नाम R मान लेते हैं। इसका नाम P भी मान सकते हैं, इसका नाम भी R मान सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। कह रहा है PQ बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि ये जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है ये जो भुजा है 26 है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालते हैं तो QR भुजा की जो लंबाई है, ये जो QR भुजा जो है मतलब बेस की जो लंबाई होगी वो वास्तव में 24 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट के माध्यम से भी पता चल जाएगा कि भैया इस भुजा की लंबाई 24 होगी। क्योंकि अगर कर्ण 26 है तो ये, और कर्ण 26 है और लंब हमारा 10 है, तो आधार की लंबाई 24 होगी। ट्रिपलेट के माध्यम से भी हमें पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर स्थित अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना। कहोगे देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2,
आधार गुणे ऊंचाई होता है। मैंने कहा ठीक है। कहो भैया आधार तो देखा जाए तो 24 है और ऊंचाई देखा जाए तो 10 है। मैंने कहा ठीक है। तो भैया देखिए 24 को अगर मैं 24 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा, 12 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब कहोगे मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अर्ध परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। कहोगे देखिए अर्ध परिमाप देखा जाए तो तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। मैंने कहा हाँ, कहोगे इसलिए तीनों भुजाओं का योग करिए, आधा कर दीजिए तो अर्ध परिमाप निकाल के आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अर्ध परिमाप मैंने निकाल लिया। तो 24 में मैं 10 जोड़ूंगा तो आएगा 34। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 34 में मैं 26 जोड़ दूंगा तो 6 4 10 60 आ गया, और 60 का मैं आधा कर दूंगा तो आएगा 30। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अर्ध परिमाप क्या है 30 है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और अर्ध परिमाप s है तो इस समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा कितना है। तो आप मुझे बताइए अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a है, अर्ध परिमाप हमारा s है, तो इस समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी कितनी। कहोगे r बराबर a बटे s होगी। हाँ कि ना कहोगे ठीक है। दोस्तों हमें पता है इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a है 120 है, मतलब a की वैल्यू 120 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और ये भी बात हमें पता है कि अर्ध परिमाप इस समकोण त्रिभुज का 30 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो तब मैंने यहाँ पर 30 रख दिया। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 4, मतलब इस समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। क्या हो 4 सेंटीमीटर हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ठीक दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक दोस्तों आपके सामने लिखा है यदि दी गई आकृति एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या जो होगी a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 अर्थात p प्लस बी माइनस h अपॉन 2 होगी। p प्लस बी माइनस h अपॉन 2 होगी, जहां पर दोस्तों p क्या है लंब है, b जो है आधार है और h जो है कर्ण है। ठीक है, मतलब अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 होगी। ठीक है दोस्तों अभी को आपने अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली थी, समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों वो किसी भी त्रिभुज का कोई सा भी अगर त्रिभुज आ जाता है तो हम उस विधि द्वारा अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम अगर हमारे सामने समकोण त्रिभुज आ जाता है तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं और तेजी से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों हम दूसरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर समकोण त्रिभुज आ जाए तो हम कैसे और तेजी से अंतःवृत्त की त्रिज्या बता सके। हाँ कि ना कहोगे हाँ ठीक है। तो दोस्तों मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जैसे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है, ये वाली भुजा अगर a है इस समकोण त्रिभुज में, दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में अगर ये वाली भुजा a है, ये वाली भुजा हमारी b है और ये वाली भुजा हमारी c है, तो ऐसी स्थिति में इस समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 के बराबर होगा। लंब प्लस आधार, इस समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 के बराबर होगा। इसे मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। आपको पता है लंब को हम p कहते हैं, आधार को हम b कहते हैं, बेस कहते हैं, और कर्ण को हम h कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ ठीक है, और अपॉन 2। तो इसे अगर मैं दूसरे तरीके से मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो p प्लस बी माइनस h अपॉन 2 होगी। p प्लस बी माइनस h अपॉन 2 होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज को प्रूव भी करते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की लंब a दिया जाए, आधार b दिया जाए और कर्ण c दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 होगी। मतलब लंब प्लस
आधार लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 होगी। इस चीज को हमें प्रूव करना है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम इस चीज को प्रूव भी कर लेते हैं। क्यों? अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 होगी। ठीक है, यही तो प्रूव करना है, कहोगे हाँ, इसी चीज को हमें प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना, कहोगे देखिए इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मैंने कहा बताइए क्या होगा, आप मुझे सूत्र मत बताइए। कहोगे देखिए आधार हमारा बी है, ऊंचाई हमारा, हाइट जो हमारा है, ऊंचाई जो हमारा है ए है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल जो होगा 1/2, मैंने कहा हाँ 1/2 और कहोगे 1/2 बेस बी इंटू ए होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। अर्ध परिमाप क्या होगा, कहोगे देखिए अर्ध परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है, मतलब कहोगे मतलब अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो, और अगर ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है और अर्ध परिमाप एस है, तो इस समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कहोगे देखिए समकोण त्रिभुज कहोगे इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी ए अपॉन एस होगी। ये क्या है, कहोगे ये तो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का, और एस जो है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना, कहोगे 1/2 बी इंटू ए है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, और अर्ध परिमाप कितना है, कहोगे अर्ध परिमाप देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1/2 इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अपोन ऊपर है ए बी, अपोन में है ए प्लस बी प्लस सी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ए प्लस बी प्लस सी है, क्या है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी है। ए प्लस बी प्लस सी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैं ए प्लस बी प्लस सी को कुछ इस प्रकार लिख ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। कोई यहाँ तक दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको हरों का प्रमेयकरण आता होगा, आपको मुझे विश्वास है दोस्तों आपको हरों का प्रमेयकरण आता होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण कर दिया। अगर मैं हरों का प्रमेयकरण करता हूँ तो ए प्लस बी माइनस सी से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और ए प्लस बी माइनस सी से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, हाँ क्या कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे भी सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा अगर कहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही चीज यहाँ पर लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, ए प्लस बी और प्लस सी लिखा है, और यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी माइनस सी लिखा है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ। ठीक है, और इसे मैं क्या लिखूंगा, कहोगे इसे तो आप वैसे दोस्तों इसे आप वैसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई मत करिए अंदर। इसे अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा, ए बी इंटू में ए प्लस बी माइनस सी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ऊपर वाले को तो मैंने वैसे लिख दिया सटाकर, और इसे मैं अगर लिखना चाहूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी लिखूंगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 2ab होता है, और माइनस सी स्क्वायर, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस समकोण त्रिभुज में आपको अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे तो इस पाइथागोरस प्रमेय, अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो ऐसी स्थिति में लंब का स्क्वायर
और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होंगे। होगा कि नहीं कहोगे हाँ, मतलब सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। मैंने सी स्क्वायर की जगह दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो ए स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पर सी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर से माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ए बी से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ। ये ए बी से ये वाला ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पर देख रहा हूँ निकल कर क्या आया है, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 निकल कर आया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, आपने इस अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली थी, क्या हो गया, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या a अपॉन s निकाली थी, हाँ कि ना कहोगे दोस्तों। आपने मुझे इस अंतःवृत्त की त्रिज्या दोस्तों आपने मुझे इस समकोण के अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a अपॉन s बताई थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इसे मैंने सोल्व किया तो क्या निकल कर आया, अंतःवृत्त की त्रिज्या a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 निकल कर आया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 आया। ठीक है दोस्तों, a क्या था कहोगे, लंब था, b क्या था कहोगे, आधार था, सी क्या था, कर्ण था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये जो है लंब है, मतलब लंब और आधार का जोड़ माइनस कर्ण अपॉन 2 है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या इस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर मैं दूसरी भाषा में लिखना चाहूँ, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 को दूसरी भाषा में लिखना चाहूँ, अगर मैं a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 को दूसरी भाषा में लिखना चाहूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी p प्लस बी माइनस h अपॉन 2 होगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये जो है वो एक तरह से लंब है, और बी जो है एक तरह से आधार है, और सी जो है कर्ण है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 के बराबर होगी, मतलब p प्लस बी माइनस h अपॉन 2 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लिया गया है कि भैया किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो p प्लस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 के बराबर होगी। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आइए हम इस चीज पर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 3 और 4 सेंटीमीटर है। दोस्तों समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा जो होती है लंब और आधार होती है, मतलब लंब और आधार की लंबाई हमें 3 और 4 सेंटीमीटर दी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कहा है कि भैया जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, और उसकी भुजा जो है उसकी लंब और आधार की जो लंबाई है 3 और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर दोस्तों किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब 3 है और आधार 4 है, तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब 3 है आधार 4 है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो कर्ण होगा उस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ये तो बात आपको पता होगा, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बात पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, वो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 के बराबर होती है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि किसी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 के बराबर होती है। दोस्तों लंब कितना दी है, लंब दोस्तों हम 4 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने मान लिया लंब 3 है। अगर लंब 3 है तो हमारा आधार जो होगा 4 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कर्ण हमारा दोस्तों 5 है। 4 3 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को मैंने 2 से भाग दिया तो आएगा 1। मतलब ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के
इस समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी दोस्तों? 1 सेंटीमीटर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम एक और कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा गया है किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र को शीर्षों से मिलाने पर, कह रहा है किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र को शीर्षों से मिलाने पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनकी भुजाओं का होता है। अर्थात त्रिभुज BIC, त्रिभुज AIB और त्रिभुज AIC के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा A/C/B होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों ये एक त्रिभुज है, जैसे दोस्तों ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। जैसे दोस्तों ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज ABC है और इस शीर्ष के सामने की भुजा A है, इस शीर्ष के सामने की जो भुजा है B है, इस शीर्ष के सामने की जो भुजा C है, ठीक है। और इस त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र मान लीजिए ये है, अंतः केंद्र मान लीजिए ये है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इस अंतः केंद्र को शीर्ष से A से मिला दूं, A से इस प्रकार मिला दूं, B से भी मिला दूं, B से भी मिला दूं, इस प्रकार अगर मैं B से भी मिला दूं, इसी प्रकार मैं अगर C से भी मिला दूं, इस अंतः केंद्र को शीर्ष C से भी मिला दूं, तो ऐसी स्थिति में ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कोई त्रिभुज हमारा ABC था और इस त्रिभुज ABC में A, दोस्तों मान लीजिए कोई त्रिभुज हमारा ABC था और इस त्रिभुज ABC में A शीर्ष के सामने की भुजा A है, B शीर्ष के सामने की भुजा B है, C शीर्ष के सामने की भुजा C है, ठीक है। और इस त्रिभुज ABC का मान लीजिए अंतः केंद्र I है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इस अंतः केंद्र I को शीर्ष A से, B से और C से मिला देता हूं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों त्रिभुज BIC, ठीक है, त्रिभुज BIC, त्रिभुज AIB, ठीक है, और त्रिभुज AIC के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, त्रिभुज BIC, त्रिभुज AIB, त्रिभुज AIC के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा A/C/B होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, कि अगर कोई त्रिभुज हमारा ABC है और उस त्रिभुज में A शीर्ष के सामने की भुजा A है, स्मॉल a है, B शीर्ष के सामने की भुजा स्मॉल b है, C शीर्ष के सामने की भुजा स्मॉल c है और उस त्रिभुज के अंतः केंद्र I है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज BIC, त्रिभुज AIB, त्रिभुज AIC के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा A/C/B होगा, ठीक है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको पता है कि भैया अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है, दोस्तों आपको पता है कि अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। पता है कि नहीं होगी? हाँ दोस्तों, अगर ये अंतः केंद्र है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ से इस भुजा की जो लंबवत दूरी होगी, यहाँ से इस भुजा तक की जो लंबवत दूरी होगी, वही दूरी यहाँ से इस भुजा तक की भी होगी, वही दूरी इसी अंतः केंद्र से इस भुजा की भी लंबवत दूरी होगी। हाँ कि ना होगी? हाँ। अगर दोस्तों ये अंतः केंद्र है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भैया यहाँ से
यहाँ तक की यहाँ से इस भुजा की लंबवत जो दूरी होगी वही दूरी इस केंद्र से इस भुजा तक की भी होगी, हाँ कि ना। और वही लंबवत दूरी, उतनी ही लंबवत दूरी इस केंद्र से इस भुजा तक की भी होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ होगी कि नहीं कहोगे? हाँ होगी जरूर, ठीक है। अगर दोस्तों ये अंतः केंद्र है तो आपको पता होगा दोस्तों, आपको पता है कि भैया अंतः केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है, पता है कि नहीं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये अंतः केंद्र है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से इस केंद्र से इस भुजा की जो लंबवत दूरी होगी वही दूरी इस केंद्र से इस भुजा की भी होगी, वही लंबवत दूरी इस केंद्र से इस भुजा की भी होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब अगर इस केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी h है तो इसी केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी भी h होगी और इसी केंद्र से इस भुजा की भी लंबवत दूरी h होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये बात आपको पता है कि नहीं कहोगे? हाँ पता है हमें, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए त्रिभुज, आप BIC त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ त्रिभुज BIC त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों। आप मुझे बताइए त्रिभुज BIC त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ BIC त्रिभुज को हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों BIC त्रिभुज को देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए BIC त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है कहोगे? देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कहोगे, देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए, इस त्रिभुज में देखा जाए तो आधार हमारा A है और ऊंचाई h है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 A इंटू h होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। यहाँ तक चीजें दोस्तों आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, आप AIB त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ त्रिभुज AIB त्रिभुज को भी देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आप बताइए त्रिभुज AIB त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ देख रहा हूँ, ठीक। दोस्तों अगर आप AIB त्रिभुज को अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए AIB त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा कहोगे? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार देखा जाए तो C है और ऊंचाई देखा जाए तो h है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप दोस्तों AIC त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ त्रिभुज AIC को भी देख रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों त्रिभुज AIC को देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए त्रिभुज AIC के क्षेत्रफल कितना होगा कहोगे? त्रिभुज AIC का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो कहोगे देखिए एक आधार तो हमारा B है और ऊंचाई हमारा h है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज AIC का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 B इंटू h होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों त्रिभुज BIC का क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज AIB का क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज AIC का क्षेत्रफल इतना है। मैंने पूछा कि बताइए तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा कहोगे? देखिए अगर आप तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना चाह रहे हो तो आप अनुपातिक सिंबल लगाकर तीनों को आपस में डिवाइड करिए, ठीक है। तो डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वो तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त होगा, मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, अगर दोस्तों मैं अनुपातिक सिंबल लगाकर डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख रहे हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और h से h कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊंचाई से ऊंचाई कैंसिल हो जाएगा। और इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो निकल कर आएगा A अनुपाते B अनुपाते C निकल कर आएगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। A अनुपाते B अनुपाते C निकल कर आया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। A अनुपाते B अनुपाते C निकल कर आया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप खुद देखिए त्रिभुज BIC के आधार की भुजा A थी, त्रिभुज AIB के आधार की भुजा C थी, त्रिभुज AIC के आधार की भुजा B थी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों त्रिभुज BIC के आधार की भुजा A है, ठीक है। त्रिभुज AIB के आधार की भुजा C है और त्रिभुज AIC के आधार की भुजा B है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुज के आधार की भुजाओं का जो अनुपात है, तीनों त्रिभुज के आधार की भुजाओं का जो अनुपात है वही अनुपात इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का भी है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप यहीं से गांठ बांध लीजिए कि भैया अगर कोई त्रिभुज हमारा ABC है और उसके सामने की जो भुजाएं A, B और स्मॉल c है तो ऐसी स्थिति में और उस त्रिभुज का
अंतः केंद्र आई है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इनकी, इसकी और इसकी और इसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो दोस्तों आपको एक बात गाढ़ बात लेनी है कि अगर कोई त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है और उनके सम्मुख भुजा ए स्मॉल बी स्मॉल सी है और उस त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है तो ऐसी स्थिति में इस और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ए अनुपाते सी अनुपाते बी होगा। यही चीज निकल कर आया है, यही चीज यहाँ पर निकल कर आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है ये, और यही चीज कॉन्सेप्ट में लिखा, यही चीज कॉन्सेप्ट में हम लिखा भी गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों यही चीज लिखा गया था और इसी चीज को हम कॉन्सेप्ट बना देते हैं, कॉन्सेप्ट का रूप दे देते हैं। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कह रहा है कि तब दी गई आकृति में, कह रहा है कि तब दी गई आकृति में त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जहां आई अंतः केंद्र है, जहां आई अंतः केंद्र है। हाँ ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कह रहा है जहां आई अंतः केंद्र है, ठीक है। दोस्तों मैं इस आकृति को यहाँ पर बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है ए बी सी, ठीक है। दोस्तों ये भुजा हमारी 5 दिया है, ये वाली भुजा हमारी 7 दिया है, ठीक है, ये वाली भुजा हमारी 6 दिया है। दोस्तों इस त्रिभुज का अंतः केंद्र ये है, इस त्रिभुज का अंतः केंद्र ये है। हाँ क्या कहोगे? हाँ, ठीक है। यहाँ से दोस्तों एक रेखा खींची गई है और अंतः केंद्र से मिलाई गई है। इसी प्रकार सी शीर्ष से भी एक रेखा खींची गई है और अंतः केंद्र से मिलाई गई है। इसी प्रकार ए शीर्ष से भी रेखा खींच के अंतः केंद्र से मिलाई गई है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो त्रिभुज है एबीसी, इसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है। इस 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं। अगर दोस्तों ये त्रिभुज हमारा एबीसी है और इस त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है, इस त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है, तो मुझे बताइए त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज ए आई बी और त्रिभुज ए आई सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? भैया 6 अनुपाते 5 अनुपाते 7 होगा। 6 अनुपाते 5 अनुपाते 7 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही तो होगा। कहोगे? हाँ, यही होगा, यही होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज ए आई बी और त्रिभुज ए आई सी के क्षेत्रफल का अनुपात 6 अनुपाते मैं लिख भी दे रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से हम सोल्व कर सकते हैं। 6 अनुपाते 5 अनुपाते 7 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल 6 यूनिट है तो इसका क्षेत्रफल हमारा 5 यूनिट है और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 7 यूनिट है। तो इस प्रकार देखो तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 5 11 11 7 18 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 18 बराबर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहोगे? हाँ। 1 बराबर कितने की कहोगे? 1 बराबर 18 95, 1 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए आई बी का क्षेत्रफल क्या होगा? ए आई बी का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ए आई बी का क्षेत्रफल, दोस्तों ए आई बी का क्षेत्रफल 5 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 50 के तो 5 यूनिट बराबर कितने का कहोगे? 5 यूनिट बराबर 225 के, मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, यही से हम सोल्व कर सकते थे। हमें पता है कि अगर आई अंतः केंद्र है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज ए आई बी, त्रिभुज ए आई सी के क्षेत्रफल का अनुपात 6 अनुपाते 5 अनुपाते 7 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार यहीं पर हम सोल्व कर सकते थे, यहीं पर हम सोल्व कर सकते थे। अब जरूरी नहीं है हम इसी त्रिभुज को पहले रखें, इस त्रिभुज को अभी हम पहले रख सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जिस प्रकार दोस्तों आप बता रहे हैं कि त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज ए आई बी, त्रिभुज ए आई सी के क्षेत्रफल का अनुपात 6 अनुपाते 5 अनुपाते 7 होगा। इसी प्रकार हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि भैया त्रिभुज ए आई बी, त्रिभुज ए आई बी, त्रिभुज बी आई सी
और त्रिभुज ए आई सी के क्षेत्रफल का अनुपात 5:6:7 होगा। इसी प्रकार हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि भैया त्रिभुज ए आई सी, त्रिभुज सी बी आई और त्रिभुज बी आई ए के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 7:6:5 होगा। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम भैया इसी त्रिभुज को पहले पकड़े और इस दूसरे नंबर पे इसे पकड़े, तीसरे नंबर पे इसे पकड़े। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।